जो लोग जिनके ऊपर आरोप हैं वो हैं उमर खालिद, आशुतोष, अनिर्बान भट्टाचार्य, रामनागा, अनंत प्रकाश। अब ये एकाएक प्रकट हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और जेएनयू में जिस तरीके से इनका अंदाजे बयां है आप जरा खुद देखें। और अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़ा नाक में दम जेएनयू ने किया और हम उसको खत्म कर देंगे, तो आप जैसे पहले भी बहुत आए थे और उनको ऐसी तरीके से निकाल के गया था। शायद आप इंदिरा गांधी को भूल गए, इमरजेंसी के बाद जब वो यहाँ आई थी उनको आने नहीं दिया गया था। आप मनमोहन सिंह को भूल गए जब आए थे या नेहरू को वो लगाने या स्टैचू को इनॉग्रेट करने। तो इस कैंपस के छात्रों ने उस तरीके से यूपीए सरकार ने जिस तरीके से इस देश को बेचने की साजिश कर रही थी उसके खिलाफ झंडा दिखाया था। जब पी चिदम्बरम यहाँ आए थे, अगर उनको लगता था कि यहाँ आके उनको स्टूडेंट्स वेलकम करेंगे, तो स्टूडेंट्स ने उनको भी उनकी जगह दिखाई थी कि स्टूडेंट्स किसके साथ हैं। दे आर टेस्टिंग वेदर वी विल गेट स्कैर्ड एंड लेट अस एक्सेप्ट दैट चैलेंज। वी विल नॉट गेट स्कैर्ड, वी विल फाइट बैक एट एवरी फ्रंट, वी विल फाइट बैक एंड ऑन एनी इशू। साथियों, ये डरपोक लोग हैं और इनका एक जो छात्र विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस कैंपस का जो एक वानर सेना है, वो लोग उन्होंने उनको ठेका मिल गया है कि कुछ हो, ऐसी बात हो जहां आपका एजेंडा सामने नहीं आ रहा, लोग आपको क्रिटिक कर रहे हैं, तो आप जाइए, आप हुड़दम कीजिए। कुछ तादाद है इनकी, बहुत छोटे मुट्ठी भर लोग हैं और यहां एक 15-15 हजार लोग जगह हैं। मैं जब मीडिया में कुछ दिनों पहले देख रहा था, जिस दिन यहां राहुल गांधी आए थे, उनको सुना मैंने काला झंडा दिखाया गया, तो वही 3 न्यूज वहां रिपोर्ट कर रहे थे कि छात्र बढ़ चुके हैं, आधे छात्र इधर हैं, दूसरे आधे छात्र उधर हैं। बाद में पता चला 10-12 लोग थे इधर और इधर 3000 छात्र थे। बड़े सर, एक मिनट रुकिए, मैं आभा जी के पास आऊंगा, सारे पैनलिस्ट के पास आना जरूरी है। हमारे साथ इतनी देर से सौरभ भी जुड़े हुए हैं। बड़े ही अलग अंदाज में यहां पर उमर खालिद बोल रहे हैं, दे आर टेस्टिंग इफ वी आर गेटिंग स्केयर्ड। ये लोग डरपोक लोग हैं। भाई, तो अगर इतनी सारी बातें, तो आप 10 दिन तक थे कहां? आभा जी, मुझे एक बात बताइए, किस बिल में घुसे हुए थे? एक चीज मुझे बताइए, सीधे सीधे आज आशुतोष ये कहते हैं कि एफटीआई में भी यही किया गया था, उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई, जो सवाल करेगा उसे नक्सल बना दिया जाएगा। ये तो किसी ने नहीं कहा, नंबर 1। दूसरी चीज, यहां पर एफटीआई आ गया, रोहित वेमुला आ गया, लेकिन उस दिन तो शुरुआत हुई थी देश को बांटने की, घर घर से अफजल निकलेगा, ये सब नारों के साथ। आज ये बोल रहे हैं आप कि ऐसा किया जा रहा है, तो क्या समझा जाए? उस दिन के बाद आज तक आपने माहौल टेस्ट कर लिया। बिल्कुल, मैं इस पे 2-3 बातें रखना चाहूँगी। जो आपने पहले कहा कि अगर उनमें हिम्मत थी तो उन्हें फौरन चले जाना चाहिए था। हिम्मत नहीं, मैं कह रहा हूं अगर वो साफ थे तो उनको सरेंडर करना चाहिए था। मैं यहाँ पर बिल्कुल अंडरलाइन करके कहना चाहती हूँ कि ये स्टूडेंट्स खुद से बाहर निकले हैं, इनको पुलिस ने नहीं निकाला है। ये 10 दिन के बाद, एक मिनट, मुझे बात खत्म करने दीजिए। अगर ये स्टूडेंट्स निकले हैं तो इसलिए ताकि वो इस पूरे जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो पाएं। पर मैं 10 दिन का माहौल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जहाँ मीडिया ट्रायल हुआ, जहाँ होम मिनिस्टर ने हाफिज सईद का नाम लिया लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी, जिस तरीके से कोर्ट रूम में कन्हैया के ऊपर अटैक हुआ, और कल रात की बात है कि ग्वालियर में प्रोफेसर विवेक कुमार के ऊपर एबीवीपी के छात्रों ने गोली दाग दी। ये गलत है। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बात रखने दीजिए। किसने गोली दागी? लेकिन कभी भी इस समय प्राइम मिनिस्टर मन की बात कहने नहीं आए, ये कहने नहीं आए कि इस मुल्क में आप जस्टिस होने दीजिए। ऐसे माहौल में जहां मीडिया ट्रायल हो रहा हो, जहां पर छूट हो, ओपी शर्मा जो विधानसभा विधायक हैं बीजेपी के, वो उन्होंने क्या काम कहा और कहा कि मैं लोगों को मार सकता हूं। आपने पूरे देश पे एक बंटवारा इंपोज कर दिया। आज तक तो हम हिंदू, मुस्लिम और जातियों में बटे हुए थे, अब हम देशद्रोही और देश प्रेमी की कैटेगरी में बट गए। ये बंटवारा हम पे इंपोज किया गया है। मुझे बात रखने दीजिए। जिस तरीके से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में किया गया, एबीवीपी का क्या रोल था? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बात करने दीजिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एबीवीपी का रोल था, आज सुबह ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी चपेट में आ गई। गांव मास की बात आप उठा रहे हैं वहां पर, तो ये बातें जोड़कर ही देख सकते हैं। इसमें मैं एक और बात करना चाहूंगी। सौरभ, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, फैक्ट्स की बात है। आप, मैं सीधे फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सौरभ रुक जाए। मैम, आपने जो बोला सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। होम मिनिस्टर की आपने बात की, होम मिनिस्टर आपके सामने प्रूफ लेके नहीं आएंगे, और वो लेके आएंगे, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, उनको सामने रखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने मीडिया ट्रायल की बात की, आपने पुलिस की बात की। इस देश में बहुत आसान होता है पंचिंग बैग बनाना मीडिया को और पुलिस को, बड़ा आसान काम है। कोई नहीं मिले, पकड़ के पंच कर दो, और ये हर तरफ से होता है। एक तरफ आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं। खैर,
कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे। तीसरी चीज आपने बोला अभी इस वक्त कि देशद्रोह वर्सेस ये, शुरुआत कहां से हुई थी? कोई बैठे बैठे सोच रहा था यहां पर? एक मिनट मैम, नारेबाजी कहां से हुई? और एक मिनट, इतिहास के पन्नों में जाइए, 2010 में 75 जब सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे तो किसने वहां पर जश्न मनाया था? उसके आगे फरवरी में 2015 में किसने ये सब शुरू किया? किसने वहां पर ताप्ती मेस में, तो आपको नाम लेके बता रहा हूं, और आपके वहां पर यूनिवर्सिटी वालों ने मना किया था, ताप्ती मेस में ऐसे ही जश्न का आयोजन, बल्कि यह आयोजन था कि हम अफजल गुरु को अपोज करेंगे। एक मिनट, उसके आगे आप जाइए, मल्टी कल्चरल सोसाइटी जेएनयू को बताया जाता है, जेएनयू को बताया जाता है बहुत अलग सोसाइटी है। तो फिर क्या वजह है कि 28 दिसंबर को बाबा रामदेव का जो प्रोग्राम होने वाला था, वो तो योगा सिखाने वाले आ रहे थे, कौन सा प्रवचन देने वाले थे देश पे, उसको भी कैंसिल कर दिया। सवाल खड़ा यह होता है कि आप एक तरफ का इतिहास नहीं देख सकती, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों देखने चाहिए। मेरा आपसे यह सवाल था, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ से भी पूछूंगा। सौरभ, जो एक मिनट सर, जो आरोप लगा उस पर आपका रिएक्शन तुरंत एबीवीपी पे। मैं अपना स्टार्ट करूंगा कश्मीर में जो हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने से। देखिए, जो 9 फरवरी को घटना हुआ उसके बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है, उससे कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कर रहा है, लेकिन जो कल जो रात में हुआ, जिस तरीके से ये लोग आए, सबसे पहले सवाल खड़ा होता है ये किस बिल में घुसे हुए थे, कौन से प्रोफेसर थे या कौन से वहाँ पे छात्र थे जो उनको पनाह दे रखा था। और जब उन्हें मालूम नहीं था कि जब वो सही है तो उनको बाहर आके करना चाहिए था वहाँ पे। और अब मैं बताऊँ कल रात का क्या वहाँ पे था, ये लोग एकदम वायलेंट थे। अगर वहां पे कोई भी जाता, वहां पे बोल रहे थे कि विद्यार्थी परिषद का देखते हैं कौन आता है, सुनिए विद्यार्थी परिषद का देखते हैं कौन आता है, वहां मारने के लिए तैयार थे। और पूरी मीडिया वहां पे। ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेटिव में वो इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक चीज बताइए, आरोप या आभाजी लगा रही है कि एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है यहां पर। मेरा जो कंटेंशन है वो ये है कि शुरुआत जो है नारों की किसने की, क्या उसको बुरी तरह से इग्नोर कर देंगे? आपका रिएक्शन डॉक्टर पात्रा, उसके बाद एक मिनट सर, वाशे साहब प्लीज, आप क्यों, आपने बोला एक मिनट सुन लीजिए, पहले एक मिनट सुन लीजिए, डॉक्टर पात्रा बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो हम बहुत कन्वीनियंटली भूल जा रहे हैं। आज से लगभग 4-5 दिन पहले, हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के फॉरेन मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया, बाकायदा टेलीविजन पे वो वक्तव्य दिखाया भी गया। उनके ऑफिसर ने कहा, नंबर 1, कि देखिए हम ना कहते थे कि अफजल गुरु को गलती से फांसी दे दी गई, अफजल गुरु की जो किलिंग थी वो जुडिशियल किलिंग थी, ये तो खुद हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि हम ना कहते थे कश्मीर एक कंटेंशियस पॉइंट है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आपके मंत्री हैं उनके साथ, आप लोग थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, सुन लीजिए, आप लोग जो बोल रहे थे टॉलरेंट हो जाइए, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, बताइए डॉक्टर पात्रा, टॉलरेंट हो जाइए, हम सुन रहे थे। देखिए, ये इस तरह हा हंसने से नहीं होता है। आप प्लीज सुनिए थोड़ा, आप लोग प्रोफेसर कहलाते हैं तो प्रोफेसर ऐसे हा नहीं हंसते हैं जब दूसरे बोलते हैं। डॉक्टर पात्रा, हंसी को दूसरी बात है, देखिए पाकिस्तान, नहीं देखिए, ये देखिए सबका व्यवहार होता है, हम लोग छोटे चैनल में नहीं बैठे हैं, विश्व के बड़े चैनल में बैठे हैं। हाँ, मैं देखिए, जब पाकिस्तान को हम लोग अपने व्यवहार से एक एलिबाई प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सबूत दे रहे हैं कि भैया आप आइए, हमारे देश के अंदर ही लड़ाई हो रहा है, छोड़िए हम आपसे क्या डीलिंग करेंगे, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को हमारा अभिन्न अंग नहीं मानते हैं। ऐसे में आप बताइए क्या दायित्व हमारा होना चाहिए? छोड़ दीजिए, मैं तो बोलता हूं छोड़िए संजय निरुपम किस पार्टी के हैं, छोड़िए आभाजी किस कॉलेज की है, हम हिंदुस्तानी भाई बहन है कि नहीं? डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे एक सवाल कितना भी आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकता हूं, डॉक्टर पात्रा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, निरुपम से रोज लड़ सकता हूं। डॉक्टर पात्रा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में होती है और जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे दिखाए जाते हैं, तो आपके सहयोगी पीडीपी की सरकार वाले कितनों को अरेस्ट करते हैं? यह भी जवाब दे दीजिए जरा। बहुत सही सवाल है, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। देखिए, एक मिनट रुक जाइए सर, ये आपने बार हमसे ये सवाल पूछा गया कि पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाए। पीडीपी तो बड़ी ऐसी पार्टी है जो कश्मीर को समर्थन, मेरा सवाल कुछ और था सर, दे रहा हूं। अगर मेरा सवाल कुछ और है, मैं झंडे वाला भी बता रहा हूं आपको साहब, थोड़ा सुन लीजिए, बताइए। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, अगर पीडीपी का कोई भी व्यक्ति सड़क पे आकर कहे कि इस देश के 100 टुकड़े हो, कि हिंदू आजादी मिलेगी कश्मीर को, तो मैं आपको आप मेरे सवाल को बदल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब वहां पर ऐसे झंडे दिखाए जाते हैं तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? जब वहां पर ऐसे लोग नारेबाजी करते हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? ठीक कह रहे हैं, अरेस्ट किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, अरेस्ट भी किया जाता है, और उसके पीछे पाकिस्तान का कितना हाथ है, आईएसआई का कितना हाथ है, वो भी देखा जाता है। सर, अगर अरेस्ट किया जाता तो जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में ये एक रेगुलर हैबिट नहीं बन पाती। मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। संजय निरुपम जी, एक सवाल मेरा आपसे है,
आप भी बोले जो आप बोलना चाहते हैं, बड़ी देर से आप अपना पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल उसको रखें और उसके बाद मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। देखिए, एक टाइम था जब बाबा रामदेव को दिल्ली पुलिस ने रात के अंधेरे में पकड़ा था और बड़ा हंगामा हुआ था, आपकी सरकार थी, आपके ऊपर बड़े आरोप लगे थे। फिर कन्हैया वाला एपिसोड हुआ और अब दिल्ली पुलिस पे फिर से लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर पकड़ते क्यों नहीं है। और ये आपकी पार्टी की तरफ से भी लोग बोलते हैं कि अगर सही था, गलत था। आपको लगता नहीं है कि पार्टी में होने, जब सरकार में होते हैं तब बयान अलग होते हैं और जब सरकार में नहीं होते तब बयान अलग होते हैं? ऐसा है निशांत, आपने बहुत ही जनरलाइज किस्म का प्रश्न रख दिया है और इसका बहुत बड़ा जवाब होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मुख्य जो मुद्दा है जो आपने अभी संबित पात्रा जी से पूछा था कि साहब, आप एक तरफ कश्मीर में ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाते हैं जो घोषित तौर पर अफजल गुरु के समर्थक हैं। आपकी सरकार रहते वहां पर रोज पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं, अफजल गुरु जिंदाबाद और कश्मीर लेंगे, लेके रहेंगे, लड़के रहेंगे, इस तरह की बात होती है और आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक उसी समय जो हो रहा है कश्मीर में गलत हो रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल उसी तरह से अगर जेएनयू में इस प्रकार की बातें होती हैं वो भी गलत है। अगर किसी ने अफजल गुरु जिंदाबाद की बात कही तो निश्चित तौर पर कानूनन, संविधानतः उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप यहां पर कार्रवाई करने में एक जल्दीबाजी दिखाते हैं और अचानक पूरे देश को देशद्रोही और देश प्रेमी में बांट देते हैं। अचानक आप इस तरह से प्रस्तुत होते हैं जैसे आप ही पूरे देश की एक तरह से रखवाली करने की जवाबदारी लेकर बैठे हुए, बाकी हिंदुस्तान के जितने लोग सभी देशद्रोही हैं। और जब कश्मीर में होता था तो आप चुप्पी साध के बैठते थे। इसलिए बार बार बीजेपी से, आरएसएस से यह सवाल पूछा जा रहा है। अब बड़ा प्रश्न जो आप रख रहे हैं उमर खालिद के बारे में, उमर खालिद हो, कोई भी बच्चे हो, अगर ये इस प्रकार की हरकत करते हैं तो जिसमें कानून है, संविधान है और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज विद्यार्थी परिषद या बीजेपी के लोगों की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है, पॉइंट नोटेड। मुझे अभी और गुंडागर्दी भी, एक मिनट, वो गुंडागर्दी भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ओके, पॉइंट एक मिनट, सौरभ रुक जाइए सर, एक मिनट, देश के लिए लड़ा, एक मिनट, संजय जी, सौरभ रुक जाए, एक मिनट, संजय जी, राहुल गांधी जी, ये बड़ी अजीब बात है, एक मिनट रुक जाए आप। ये बड़ी अजीब बात है कि जो मैंने, वारसे साहब एक मिनट, सौरभ रुक जाइए, सौरभ रुक जाइए। पॉइंट ये है संजय जी, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपकी पार्टी के लिहाज से, आपकी सरकार की फंक्शनिंग के लिहाज से, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जनरलाइज्ड है और जो आपको सूट करता है पीडीपी का मुद्दा, तो वो आपके लिए मुख्य हो गया डॉक्टर संबित पात्रा से। लेकिन फिर भी सवाल जिसका 10 है। एक मिनट मैम, राकेश सिन्हा जी, हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी से आपका और आपका रिएक्शन पहले लेना चाहूंगा मैं। मुझे ये बताइए, क्या ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स नहीं है? वहां पर अरेस्ट नहीं होता और यहां पर इतना आंदोलन होता है। देखिए, मैं मानता हूं कश्मीर, मणिपुर की स्थिति से यदि आप भारत के मेन लैंड की तुलना करेंगे तो संभवतः आप संदर्भ को छोड़ रहे हैं। हम सरकार की तुलना कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग की तुलना कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट एक सेपरेटिस्ट पार्टी से की गई, ये सत्य है। सेपरेटिस्ट पार्टी का एक अपना एजेंडा है। यदि डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट नहीं होता तो कश्मीर के बारे में विश्व के मंच पर क्या होता। लेकिन मैं अभी एक छोटी सी टिप्पणी जेएनयू पर करूंगा। जो लोग 7 राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने के लिए एक ओपन क्लास किए थे, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, मेरे फैकल्टी के लोग हैं, कि क्या राष्ट्र बचेगा तभी राष्ट्रवाद रहेगा, और वो उमर खालिद को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देश जवाब मांग रहा हूं। मैं रोक रहा हूं। एक खबर जो थोड़ी बहुत कम हो गई थी और वो ये थी कि कल काफी आंदोलन चल रहा था, हरियाणा में काफी हंगामा हो रहा था, वो ये थी कि किस तरीके से वेटरन्स जो थे वो सड़कों पर निकलते हैं और उन्होंने कहा हम देश के साथ हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इस बीच कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हमें देखना होगा कि आज दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। कंक्लूजन ये है कि कार्रवाई के बाद क्या क्या फैक्ट सामने आते हैं इन लड़कों के खिलाफ जो अब एकाएक प्रकट हुए 10 दिन के बाद और बोलते हैं हमें किसी से डर नहीं लगता है। वैसे 10 दिन तक कहां थे, इसका सवाल का जवाब भी इनको देना पड़ेगा। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने